छोटे साहब इलाके में अकेले मेहतर थे और दूर दूर तक कोई और मेहतर था नहीं। अभी कैसे होती हमारी शादी, आप ही बताओ। तुम्हारा जी नहीं चाहता। क्या छोटे साहब? तुम्हारा जी नहीं चाहता। क्या छोटे साहब? अरे इश्क करने के लिए जी चाहता है तुम्हारा। शायद शायद तुमने किसी से मोहब्बत की, जब भी तुमने अब तक शादी नहीं की। छोटे साहब, ये इश्क क्या होता है? इश्क क्या होता है? ये औरत से इश्क करते हैं लोग। ये इश्क कैसे करते हैं छोटे साहब? शादी तो सब करते हैं। अरे शादी भी करते हैं, इश्क भी करते हैं, शादी भी करते हैं। छोटे साहब, बड़े लोग इश्क भी करते होंगे छोटे साहब, लेकिन हम ये सब नहीं जानते जो आप कह रहे हैं। रही बात शादी की, तो हमने आपको बता दी। इलाके में अकेले मेहतर थे और दूर दूर तक कोई मेहतर था नहीं। अब कैसे होती हमारी शादी, आप ही बताइए छोटे साहब, कैसे होती हमारी शादी? तुम्हें अफसोस नहीं? क्यों छोटे साहब? मैंने हार कर इसके मुतालिक लिखने का ख्याल छोड़ दिया। कालू भंगी को मरे, वो जो कभी बीमार नहीं पड़ा, अचानक ऐसा बीमार पड़ा कि फिर कभी बिस्तरे अलालत से ना उठे। उसे अस्पताल में मरीज रखवा दिया गया। वो अपने बर्तन खुद साफ करता, अपना बिस्तर खुद साफ करता, अपना बोल और बरास खुद साफ करता। एक कंपाउंडर दूर से उसके हलक में दवा उंडेल देता। एक चपरासी दूर से उसके लिए खाना रख लाता। और जब वो मर गया तो पुलिस वालों ने उसकी लाश को ठिकाने लगा, क्योंकि उसका कोई वारिस ना था।
हमारे यहां 20 साल से काम करता, मगर हम उसके कोई रिश्तेदार थोड़ी थे, इसलिए उसके आखिरी तनख्वाह वह के सरकार जब्त, क्योंकि उसका कोई वारिस था। और जब वो मरा तो उस रोज भी कुछ खास बात ना हुई। रोज की तरह उस रोज भी अस्पताल खुला। डॉक्टर साहब ने नुस्खे लिखे, कंपाउंडर ने तैयार किए, मरीजों ने दवा ली और घर लौट गए। रोज की तरह अस्पताल भी बंद हुआ। घर लौटकर हम सब ने खाना खाया, रेडियो सुना, लिहाफ ओढ़कर सो गए। सुबह उठे, पता चला अजराए करम कालू भंगी की लाश पुलिस वालों ने ठिकाने लगा दी। डॉक्टर साहब की गाय भी और कंपाउंडर साहब की बकरी ने 2 रोज कुछ ना खाया, ना ही कुछ पिया। वार्ड के बाहर खड़े खड़े बेकार चिल्लाती रही। जानवरों की जात है ना आखिर। तू फिर झाड़ू देकर आन पहुंचा। क्या चाहता है? बता रे, क्या चाहता है? सब कुछ तो लिख दिया जो कुछ मैं तुम्हारे बाबत जानता हूं। अब भी यही खड़े हो, परेशान कर रहे हो। क्या मुझसे कुछ छूट गया? तुम्हारा नाम कालू मेहतर, काम मेहतर। इस इलाके से कभी बाहर नहीं गए, इश्क नहीं लड़ाया, जिंदगी में कोई हंगामी बात नहीं हुई, कोई अचंभा, कोई मोजिजा, कुछ भी तो नहीं हुआ तुम्हारी जिंदगी में। फिर मैं क्या लिखूं तुम्हारे बारे में? तुम्हारी तनख्वाह 8 रुपए, 4 रुपए का आटा, 1 रुपए का नमक, 1 रुपए का तंबाकू, 8 आने की चाय, 4 आने का गुड़, 4 आने का मसाला, 7 रुपए और 1 रुपए बनिए का, हो गए 8 रुपए। मगर 8 रुपए में कोई कहानी नहीं होती। आजकल तो 25, 50, 100 में नहीं होती, मगर 8 रुपए में तो शर्त या कोई कहानी नहीं हो सकती। मैं क्या लिखूं तुम्हारे बारे में? चले जाओ। जनाब, अब खिलजी को ही ले लीजिए। खिलजी अस्पताल में कंपाउंडर है, 32 रुपए तनख्वाह पाता है। विरासत से निचले
मुतवस्सित तबके के माँ बाप मिले जिन्होंने मिडिल तक पढ़ा दिया। फिर खिलजी ने कंपाउंडर का इम्तिहान पास कर लिया। वो जवान, उसके चेहरे पे रंगत, ये जवानी ये रंगत कुछ चाहती। वो सफेद लट्ठे की शलवार पहन सकता है, कमीज पर कलफ लगा सकता है, बालों में खुशबूदार तेल लगाकर कंघी भी कर सकता है। डॉक्टर चूक जाए तो फीस भी झाड़ ले। सरकार ने उसे एक छोटा सा बंगलानुमा क्वार्टर भी दे रखा है। और सबसे खास बात, खूबसूरत मरीजाओं से इश्क भी कर लेता है। वो नूरा और खिलजी का वाक्या तुम्हें याद होगा, क्या रहे? अच्छा, कौन नूरा? वही तो बढ़िया से आई थी। जनाब, नूरा भतिया से आई, 16-17 बरस की अलहड़ जवान, सिनेमा के रंगीन इश्तिहार की तरह 4 कोस दूर से नजर आ जाती। मगर जानते हो, बड़ी बेवकूफ थी वो। अच्छा, पूछिए क्यों? अरे क्योंकि अपने गांव के 2 नौजवानों का इश्क कबूल किए बैठी। जब नंबरदार का बेटा सामने आता तो उसकी हो जाती। जब पटवारी का पूत दिखाई देता तो उसका दिल उसकी तरफ माइल होने लगता। और वो कोई फैसला ना कर पाता। बिल-उमूम इश्क को लोग बिल्कुल वाजे काते यकीनी अम्र समझते। दरहाल ये कि ये इश्क अक्सर बड़ा मुत्सवजो गैर यकीनी गुमगो हालत का हामिल होता है। यानी इश्क इससे भी है और इश्क इससे भी है और फिर नहीं है और फिर कहीं है भी। तो इस कदर वक्ती गिरगिटी हंगामे की इधर नजर चूकी, उधर इश्क गायब, या उधर नजर चूकी, इधर इश्क गायब। सच्चाई जरूर होती है जनाब, लेकिन अब्दियत मफकूद होती है। इसीलिए तो नूरा कोई फैसला ना कर पाती। उसका दिल नंबरदार के बेटे के लिए भी धड़कता था और पटवारी के पूत के लिए भी। उसके होंठ नंबरदार के बेटे के होंठों से जा मिलने के लिए बेताब हो। और उसकी आंखें पटवारी की आंखों से आंखें डालते ही उसका दिल यूं कांपने लगता मानो चारों तरफ समुद्र हो, चारों तरफ लहरें और एक अकेली कश्ती और नाजुक सी पतवार और चारों तरफ कोई ना हो। और कश्ती डोलने लगे, हौले हौले डोलती जाए और नाजुक सी पतवार नाजुक से हाथों से चलती चलती थम सी जाए और सांसें रुकती रुकती रुक सी जाए और आंखें झुकती झुकती झुक सी जाए और जुल्फें बिखरती बिखरती सी जाएं और लहरें घूम घूम कर घूमती हुई मालूम दे और बड़े बड़े दायरे फैलते फैलते जाएं और फिर चारों तरफ सन्नाटा और दिल एकदम धक से रह जाए और कोई एक अपनी बाहों में भी। ऐसी हालत होती थी नूरा की पटवारी कपूर को देखकर। और वो कोई फैसला ना कर पाती थी जनाब। नंबरदार का बेटा, पटवारी का बेटा, पटवारी का बेटा, नंबरदार का बेटा, वो दोनों को जबा दे चुकी थी, दोनों से शादी का इकरार कर चुकी थी, दोनों पे मर मिली थी। और नतीजा ये हुआ दोनों आपस में लड़ते लड़ते लहूलुहान हो गए। और जब जवानी का बहुत सा लहू रगों से निकल गया, उन्हें अपनी गलती पे बड़ा गुस्सा आया और पहले नंबरदार का बेटा नूरा के पास पहुंचा, अपनी छुरी से उसे हलाक करना चाहा। नूरा के बाजुओं पर जख्म आ गए और फिर पटवारी का पूत आया, उसने उसकी जान लेनी चाहिए और नूरा के पांव में जख्म आ गया। मगर जनाब वो बच गई, क्योंकि उसे बर वक्त अस्पताल लाया गया था जहां उसका इलाज शुरू हो गया। आखिर अस्पताल वाले भी इंसान होते, खूबसूरती दिलों पर असर करती है, इंजेक्शन की तरह। थोड़ा बहुत असर उसका जरूर होता है, किसी पर कम किसी पर ज्यादा। डॉक्टर साहब पर कम था, कंपाउंडर पर ज्यादा था। नूरा की तीमारदारी में खिलजी दिलो जान से लगा था।
नूरा से पहले बेगमा, बेगमा से पहले रेशमा, रेशमा से पहले जानकी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मगर वो खिलजी के नाकाम मुआशके थे, क्योंकि वो औरतें ब्याही हुई थी। रेशमा का तो एक बच्चा भी था और माँ बाप और खाविंद थे, और खाविंदों की दुश्मन निगाहें थी जो खिलजी के सीने के अंदर घुस के उसके ख्वाहिशों के आखिरी कोने तक पहुंच जाना चाहते। खिलजी क्या कर सकता था, मजबूर होकर रह जाता जनाब। उसने बेगमा से इश्क किया, रेशमा से और जानकी से। वो हर रोज बेगमा के भाई को मिठाई खिलाता, रेशमा के नन्हे बेटे को दिन भर उठाए फिरता, जानकी को फूलों से बड़ी मोहब्बत। वो हर रोज सुबह उठ के मुंह अंधेरे जंगल की तरफ जाता और वहां से खूबसूरत लाला के गुच्छे तोड़कर जानकी के लिए बेहतरीन दवाएं, बेहतरीन गिज़ाएं, बेहतरीन तीमारदार। लेकिन वक्त आने पर जब बेगमा अच्छी तो रोते रोते अपने खाविंद के साथ चली गई। जब रेशमा अच्छी हुई तो उसने अपने नन्हे बेटे का हाथ थामा और वहां से चली गई। जब जानकी अच्छी हुई तो जाते वक्त उसने खिलजी के दिए हुए फूल अपने सीने से लगाए, उसकी आंखें डबडबा। फिर उसने अपने खाविंद का हाथ थामा और फिर घाटी की ओट में गायब हो। घाटी के आखिरी कोने पर पहुंचकर उसने मुड़कर खिलजी की तरफ देखा। और कोई वार्ड की दीवार के साथ लग के रोने लगा। रेशमा के रुखसत होते वक्त वो इसी तरह रोया था। बेगमा के जाते वक्त भी वो इसी खुलूस, इसी अजियत के कर्मनाक एहसास से मजबूर होकर रोया था। मगर खिलजी के लिए ना बेगमा, ना रेशमा और ना जानकी। और अब जनाब कितने सालों के बाद नूरा आई थी और खिलजी का दिल उसी तरह धड़कने लगा। मजेदार ये है कि ये धड़कनें रोज बरोज बढ़ती चली जाती थी। जनाब शुरू शुरू में तो दुरान की हालत गए, उसका बचना मुहाल था। मगर खिलजी की अनथक कोशिशों से जख्म भरते चले, पीप कम होती गई, सरांद दूर होती गई, सूजन गायब होती गई, दुरान के सफेद चेहरे पर सुर्खी आती गई। और जिस रोज खिलजी ने उसके बाजुओं की पट्टी उतारी तो दूरा बेख्तियार एक इजहार तशक्कुर के साथ उसके सीने से लिपटकर रोने लगी। जिस रोज उसके पांव की पट्टी उतरी तो उसने पांव में मेहंदी रची और हाथों में और जुल्फे सवारी तो खिलजी का दिल मुसर्रत से चौकड़ियां भरने लगा। जनाब नूरान खिलजी को दिल ले बैठी। तो जनाब नूरा खिलजी को दिल दे बैठी थी और उससे शादी का इकरार भी कर चुकी थी। और इधर नंबरदार का बेटा और पटवारी का बेटा दोनों बारी बारी से कई दफा नूरा को देखने के लिए, नूरा से माफी मांगने के लिए, नूरा से शादी का फरमान करने के लिए कई बार अस्पताल आए। मगर हर बार नूरा उन्हें देखते ही घबरा जाती, कांपने लगती और मोड़ मोड़ के पीछे देखने लगती। और तब तक उसको चैन ना आता जब तक कि वो दोनों लोग वहां से चले न जाते और खिलजी उसके हाथों को अपने हाथों में न ले। और जब नूरा बिल्कुल ठीक हो गई तो उसका अपना गांव, उसका पूरा गांव उसको देखने के लिए उमड़ पड़ा। भाई गांव की छोरी अच्छी हो गई थी,
डॉक्टर साहब और कंपाउंडर साहब की मेहरबानी से। और जनाब, नूरा की माँ बाप तो विशे जाते थे, आज तो नंबरदार भी आया था और पटवारी भी, और वो दोनों खरदिमाग लड़के भी जो अब नूरा को देख देख कर अपने किए पर पश्चिमा हो रहे थे। और फिर नूरा ने अपनी माँ का सहारा लिया और काजल में डबडबाई आंखों से एक बार खिलजी की तरफ देखा और चुपचाप गांव चली गई। उसका पूरा गांव उसको लेने के लिए आया था। नूरा के कदमों के पीछे पीछे नंबरदार के बेटे और पटवारी के बेटे के कदम थे, और ये कदम और दूसरे कदम और दूसरे कदम और सैकड़ों कदम जो नूरा के साथ साथ चल रहे थे और खिलजी के सीने की घाटी से गुजर गए और पीछे एक धुंधली गर्दो गुबार से एक अटी रह गुजर छोड़ गई, और कोई एक बोर्ड की दीवार से लग के सिसकियां देने लगा। कितनी खूबसूरत और रोमानी जिंदगी थी खिलजी की। खिलजी जो कंपाउंडर था, जो 32 रुपए तनख्वाह पाता था, 15-20 ऊपर से कमा लेता था। खिलजी जो जवान था, जो मोहब्बत करता था, जो अच्छे अदीबों के अफसाने पढ़ता था, और सबसे खास बात, जो इश्क में रोता था। कितनी दिलचस्प और पुरकैफ और रोमानी जिंदगी थी खिलजी। मगर कालू भंगी के बारे में मैं क्या कह सकता हूं, सिवाय ये कि उसने बेगमा की गलीस पट्टियां की। वो बेगमा के भाई को मक्की के भुट्टे खिलाता, वो बेगमा का बोलो बराज साफ कर, उसने रेशमा की गलीस पट्टियां की। वो हर रोज रेशमा के बेटे को भुट्टे खिलाता था, वो रेशमा का बोलो बराज साफ करता था। कालू भंगी ने जानकी की पट्टियां धोई, उसके कमरे में फिनाइल छिड़कता रहा, और शाम ढलते ही आतिशदान में लकड़ियां जलाता रहा और वार्ड की खिड़कियां बंद करता रहा ताकि जानकी को सर्दी ना आए। कालू मेहतर नूरा का पाखाना उठाता था। 3 माह 10 रोज तक उसने बेगमा को जाते देखा, उसने रेशमा को जाते देखा, उसने जानकी को जाते देखा, उसने नूरा को जाते देखा, लेकिन वो कभी वार्ड की दीवार के साथ लग के रोया नहीं। वो पहले तो 1-2 पल के लिए हैरान हो जाता, फिर उसी हैरत से अपना सर खुजलाने लगता, और जब उसे ये सब कुछ समझ में ना आता तो वो अस्पताल के नीचे खेतों में जाकर उसी गाय से अपनी चंदिया चटवाने लगा। लेकिन इसका जिक्र तो मैं पहले भी कर चुका हूं, अब और क्या लिखूं तुम्हारे बारे में? बोलो। सब कुछ तो कह दिया जो कुछ कहना था। तुम्हारी तनख्वाह 32 रुपए होती, तुम मिडिल पास या फेल होते, तुम में कुछ तहजीब, कुछ कल्चर, कुछ थोड़ी सी इंसानी मुसर्रत, और उस मुसर्रत की मुझे बुलंदी मिली होती तो मैं तुम्हारे मुतालिक कुछ लिखता। अब तुम्हारे इन 8 रुपयों पर मैं क्या लिखूं? हर बार इन 8 रुपयों को उलट फेर के देखता हूं तो वही 4 रुपए का आटा, 1 रुपए का नमक, 1 रुपए का तंबाकू, 8 आने की चाय, 4 आने का गुड़, 4 आने का मसाला 7 रुपए, और 1 रुपए बनिए का हो गए 8 रुपए।
पर 8 रुपए में कहानी नहीं होती। देखो, हाथ जोड़ रहा हूं, चले जाओ, चले जाओ। मगर अफसोस अभी तक नहीं खड़ा है। अपने उखड़े पीले गंदे दांत निकाले, अपनी फूटी हंसी हंस रहा है। ठीक है, तो तू नहीं जाएगा? नहीं जाएगा? तो मैं फिर से अपने यादों की राख कुरेदता हूं। अब मुझे शायद इसके लिए 32 रुपए से नीचे आना पड़ेगा और बख्तियार चपरासी का आसरा लेना पड़ेगा। अच्छा, कौन बख्तियार चपरासी? वही जिसको 15 रुपए 15 रुपए तनख्वाह मिलती है। हाँ, वही वही वही। तो जनाब, बख्तियार चपरासी को 15 रुपए तनख्वाह मिलती थी, और जब कभी वो कंपाउंडर या डॉक्टर या फिर वैक्सीनेटर के हमराह दौरे पे जाता था तो उसे डबल भत्ता और सफर खर्च भी मिलता था। और फिर उसकी अपनी गांव में जमीन भी थी, एक छोटा सा मकान भी था जिसके तीनों तरफ चीड़ के बुलंदो बाला दरख्त थे, और चौथी तरफ एक छोटा सा खूबसूरत सा बागीचा जिसमें उसकी बीवी ने कड़म का साग बोया था, और शलगम और पालक और मूली और सब्ज मिर्चें और कद्दू, जिसे गर्मियों में सुखाया जाता है और जब सर्दियों में बर्फ पड़ती है और सब्जा मर जाता है तो उसे खाया जाता है। ये सब बख्तियार की बीवी जानती थी। और फिर बख्तियार के 3 बच्चे भी थे, एक बूढ़ी माँ भी, जो कि हमेशा अपनी बहू से झगड़ा करती रहती थी। जनाब, एक दफा बख्तियार की माँ उसकी बहू से झगड़ा करके घर से चली गई। उस रोज गहरा अब्र आसमान पर छाया हुआ और पाले के मारे दांत बज रहे। बख्तियार का बड़ा लड़का उसकी माँ के चले जाने की खबर लेकर दौड़ता दौड़ता अस्पताल आया। बख्तियार तुरंत उसी वक्त कालू भंगी को साथ लेकर अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वो लोग दिन भर उसे जंगल में ढूंढते रहे। बख्तियार और उसकी बीवी और कालू, जो अपने किए पर पशेमा थी, अपनी सास को ऊंची आवाज दे देकर रोती जाती थी। आसमान अब्र आलूद था, सर्दी के मारे हाथ पांव शल हुए जाते, पांव तले चीर के खुश्क झूमर फिसले जाते। फिर बारिश, फिर कड़ीड़ी पड़ने लगी और बर्फ की पारियों को फिर चारों तरफ एक गहरी खामोशी छा गई, जैसे गहरी मौत ने अपने दरवाजे खोल दिए और बर्फ की पारियों को कतार अंदर कतार बाहर करके जमीन पर भेज दिया। बर्फ के गाले जमीन पर गिरते हुए साथी खामोश, बेआवाज, सफेद मखमल घाटियों, वादियों, चोटियों पर फैल गई। अम्मा! अम्मा! जंगल गूंज गया, खामोश हो गया। नक्कड़ के 2 पोस्ट, उन्हें बख्तियार की अम्मा मिली।
बर्फ गिर रही थी और वो चली जा रही थी। गिरती, पड़ती, लुढ़कती, थामती, हाँफती, कांपती, वो चली जा रही थी। जिस पल बख्तियार ने उसे पकड़ा, उसने एक पल के लिए मुझामत की, फिर वो गिरकर उसकी बाहों में बेहोश हो गई। बख्तियार की बीवी ने उसे थाम लिया। जब वो लौट रहे थे तो काफी अंधेरा हो चुका। वो लोग बारी बारी से उसे उठाते चले आए। उन्हें लौटता देखकर उनके बच्चे रोने लगे। मैं सब थोड़ी देर देखता रहा। जब मेरी कुछ समझ में नहीं आया तो मैं वहां से चला गया। जी हाँ, बख्तियार की जिंदगी में भी अफसाने, छोटे छोटे मगर खूबसूरत अफसाने। लेकिन कालू भंगी, मैं तुम्हारे मुतालिक और क्या लिख सकता हूं? मैं अस्पताल के हर शख्स के बारे में कुछ ना कुछ जरूर लिख सकता हूं, लेकिन तुम्हारे मुतालिक इतना कुछ कुरेदने के बाद में भी समझ में नहीं आता कि तुम्हारा क्या किया जाए। देखो, मुझसे तुम्हारा अफसाना नहीं लिखा जाए। खुदा के लिए चले जाओ, चले जाओ। लेकिन मुझे मालूम है ये नहीं जाएगा। इसी तरह अपनी गलीज झाड़ू लिए मेरे जहन पर सवार रहेगा और मैं कोई अफसाना नहीं लिख सकूंगा। अब मैं समझता हूं कि ये क्या चाहता है। ये वो कहानी सुनना चाहता है जो हो सके पर हो ना सके। क्यों? मैं इसके पांव से शुरू करूं।